नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 19 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपी पुलिस हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, बैंक हुआ, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पेट हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? किस चीज़ में रखने पर दोस्तों कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, समपराशरदाबी घोल में। समपराशरदाबी घोल में। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव कौन सी है? सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? दोस्तों, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 2, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है दोस्तों? हो जाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन, दोस्तों फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस हो पाएँ। अगला क्वेश्चन, एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडिनो ट्राईफास्फेट। एडिनो ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। दोस्तों, अगर डीएनए का फुल फॉर्म पूछे, डीएनए का फुल फॉर्म, तो हो जाएगा दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने किया था? दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आप देखिएगा कोशिका की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज ऊपर देखें हम लोगों ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। राइबोसोम की खोज जीई पैलिड ने। ये थोड़ा दोस्तों टफ क्वेश्चन बनता है, जो कि याद नहीं रहता, इसलिए हमने लिख कर दे दिया है। अगला क्वेश्चन, खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता? खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हो जाएगा हीमोफीलिया रोग में। दोस्तों, शरीर में रक्त को जमने से कौन सा नामक प्रोटीन रोकता है? दोस्तों, शरीर में रक्त को जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है दोस्तों? तो हो जाएगा हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर में जमने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, टाइफाइड के लिए कौन सा जांच किया जाता है? टाइफाइड के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। टाइफाइड जांच के लिए कौन सा जांच किया जाता है? तो हो जाएगा विडॉल टेस्ट। और दोस्तों, एड्स में कौन सा किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हो जाएगा एलिसा टेस्ट। एड्स में एलिसा टेस्ट। और डेंगू में दोस्तों RA फैक्टर टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड में विडॉल टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग पूछा है कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसमें सभी का सभी 332 के हिसाब से दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हवा में ध्वनि का वेग तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर नहीं होता दोस्तों, सेंटीमीटर नहीं होता दोस्तों, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड नहीं होता है। तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों, किस माध्यम में? तो हो जाएगा ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको सिरा बोला जाता है। अगर शरीर से हृदय की ओर ले जाती है तो सिरा कहलाती है। अगर हृदय से दोस्तों शरीर की ओर ले जाती है तो उसको धमनी बोला जाता है। हृदय से अगर शरीर की ओर ले जाएगी तो धमनी बोला जाता है, और शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा तो इसको सिरा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज, दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन है
चारों के चारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ये रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, ये फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो हो जाएगा दोस्तों जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जे थॉमसन ने। दोस्तों बात करें जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था, जेम्स चैडविक ने हो जाएगा न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। दोस्तों गोल्डस्टीन ने हो जाएगा प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने। एंडरसन ने दोस्तों तो हो जाएगा पॉजिट्रॉन का खोज, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने। गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन का खोज, जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। दोस्तों नाभिकीय संलयन की बात करें तो हो जाएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन, जिससे हीलियम और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं। अगर दोस्तों परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न अलग अलग हो तो उसको बोला जाता है दोस्तों समस्थानिक। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर हो जाएगा, उसको समस्थानिक बोला जाता है। जब परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको समस्थानिक बोला जाता है। जब दोस्तों द्रव्यमान संख्या ये बराबर हो और ये भिन्न भिन्न हो तो इसको बोला जाता है संभारिक। अगर द्रव्यमान संख्या बराबर है, द्रव्यमान मतलब वजन, तो संभारिक में भी भार आ जा रहा है तो वो भी वजन होगा। समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है दोस्तों, इन दोनों के अंतर को समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। ये दोस्तों चारों को चारों ऑप्शन से जो हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हो जाएगा सबसे कठोर धातु की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनम। दोस्तों सबसे हल्की धातु अगर पूछे, सबसे हल्की धातु हो जाएगा दोस्तों लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु हो जाएगा दोस्तों ओस्मियम और सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा दोस्तों आपका हीरा। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों, हीरा। हीरा दोस्तों कार्बन का अपर रूप होता है, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। याद रखिएगा दोस्तों हीरा कार्बन का सर्वोत्तम रूप होता है और अपर रूप भी होता है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, नागालैंड राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है पंचायती राज का गठन होता है, पंचायती राज का गठन होता है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और लागू होता है दोस्तों 1993 में। पंचायती राज से रिलेटेड होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो कि अनुच्छेद नंबर 40 में वर्णित है, अनुच्छेद नंबर 40 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री होगा, ये किस अनुच्छेद में किया गया है और ये परामर्श दोस्तों राष्ट्रपति को दे सकता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, तो हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 123 की बात करें तो इसमें अध्यादेश की शक्ति दिया गया है, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति लगा सकता है दोस्तों, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार दोस्तों क्षमा दान की शक्ति दिया गया है, राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 280 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन किया गया है, वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 280 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूनहर किसे आपस में जोड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। सूनहर किसे आपस में जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को। सूनहर किसके बीच स्थित है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन के बीच में स्थित है। और दोस्तों अगर पूछे स्वेज नहर, तो स्वेज नहर किसके बीच में है, स्वेज नहर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर
और दोस्तों सुपीरियर झील और यूरान झील के बीच हो जाएगा सू नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में हो जाएगा दोस्तों कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में कील नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे दोस्तों तो हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक राज्य में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। दोस्तों असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट राज्य बन जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान भी स्थित है, मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान भी स्थित है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में भूमि के क्षेत्र पर सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों विषुवत रेखा को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? 2 बार, तो हो जाएगा कांगो नदी, याद रखिएगा दोस्तों कांगो नदी। और दोस्तों मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो हो जाएगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा दोस्तों लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान, ये दोस्तों जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली बार पलायन वेग का मान हमेशा किलोमीटर में दर्शाता है दोस्तों, लगभग किलोमीटर में दर्शाता है। तो हो जाएगा पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर बात करें चंद्रमा के पलायन वेग का मान तो हो जाएगा चंद्रमा के पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य के पलायन वेग का मान बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 थाइमस ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों थाइमस ग्रंथि। दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथ की हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत और सबसे छोटी ग्रंथ जिसे पीनियल ग्रंथ भी कहा जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है पिट्यूटरी, इसका एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब कब समाप्त होता है दोस्तों? 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किसके द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जाता है? तो हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। अब किसके द्वारा रद्द किया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा रद्द किया जाता है? तो जो लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा ये रद्द किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये इसमें ऑप्शंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन सा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंगेज खान की बात करें दोस्तों, भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो जगह इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें दोस्तों, इसको सन की
शहंशाह भी कहा जाता है, सन की या फिर पागल शहंशाह भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसको पूरा नहीं करवा पाया गया था। चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते वक्त अगर पूछे दोस्तों, चौगान खेलते वक्त या फिर घोड़सवारी वाला जो खेल होता है वो खेलते वक्त, चौगान खेलते वक्त किसकी मृत्यु होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश ने इकता इकतादारी प्रथा भी चलाई थी इल्तुतमिश ने, और इकता सेना का भी गठन किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन से लगभग दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं। इकतादारी प्रथा किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इकतादारी सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था दोस्तों? तो जगह इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को शुरू किसने करवाया था? तो जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सनकी या तानाशाह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जगह मोहम्मद बिन तुगलक को। चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करिएगा।